नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। क्या अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि खबरों के मुताबिक एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट और इस मामले में हुई एफआईआर के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, नैतिकता का हवाला देकर। यह खबर सूत्रों के मुताबिक है। हालांकि जब तक हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपको यह भी बता दूं कि इस पर जो निर्माण प्रभारी हैं राम मंदिर के, गोपाल राव, उनका एक बयान आया है कि चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया है, आगे भगवान जाने। लेकिन फिर भी उसके जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस पूरे मामले पर हो रही उठापटक के तहत नैतिकता का हवाला देकर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। एफआईआर में इनका नाम नहीं था और इस वजह से विपक्ष लगातार हमलावर था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे बड़ी मछलियों को संलिप्तता और बड़ी मछलियों को बचाने का मामला बताकर अपनी घेराबंदी तेज कर दी है। यहां तक कि विश्व हिंदू परिषद ने भी जांच के दायरे को बढ़ाने की वकालत की है। अब बड़े सवाल यही है कि क्या ये इस्तीफा बीजेपी के लिए, क्या ये इस्तीफे बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल साबित होंगे? मैं ये सवाल पूछने से पहले आपको एक बार फिर ये डिस्क्लेमर दे दूं कि सूत्रों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे हुए हैं और उस पर गोपाल राव का एक बयान है कि उन्हें ये इस्तीफा नहीं हुआ है। तो क्या ये अगर इस्तीफे हो चुके हैं तो ये क्या बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल साबित होंगे या फिर आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र पर जो ये कोट अनकोट दाग लगा है वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कोर वोटर और नैरेटिव को हिला देगा? ये इन सवालों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों गर्म है और इस सियासी मुद्दे के हर पहलू को और 2027 के चुनाव पर इसके गणित को समझने के लिए हमारे साथ मुद्दे की बात में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला। ज्ञानेंद्र, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जो खबर है, मैं बार बार खबर कोट अनकोट कह रहा हूं क्योंकि सूत्रों के मुताबिक है, तो क्या ये इस्तीफे की खबर डैमेज कंट्रोल है या फिर इससे विपक्ष के उन आरोपों पर मोहर लगी है कि राम मंदिर के भीतर बड़े लेवल पर कुछ घालमेल चल रहा है? देखिए, मोहर तो इसी बात से लग जाती है कि एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो एसआईटी की रिपोर्ट आने के 2 दिनों बाद ही एफआईआर दर्ज हो गई। 8 नामजद हुए हैं। तो ऐसे में एक बात तो एकदम साफ है कि अगर बिना आग के धुआं जो दिखाई दे रहा था, जिसकी शुरुआत हुई थी 6 जून को, जब ये आरोप लगने शुरू हुए थे और ये कहा गया था, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था। पवन पांडे जो पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव के बड़े करीबी माने जाते हैं, मुखर हैं, छात्र नेता रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, और पवन पांडे ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने ये चोरी की बात कही थी और जैसे ही कही उस बात को, तो जैसे होता है, एक चलन होता है कि अगर कोई विपक्षी खेमा से कोई आवाज आए तो उसको पहले शुरू में उसको एक तरीके से बताया जाता है कि इसमें कोई दम नहीं है, ये सही नहीं है। तो वैसे ही कमोबेश कवायद होती दिखाई दी और ये पूरा जो शुरुआती दौर था, उस शुरुआती दौर में ये जरूर कोशिशें हुई कि कहीं भी कोई घोटाले जैसी कोई बात नहीं है। और चंपत राय के भी जो बयान आए थे, जो ट्रस्टी भी हैं, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि नहीं, सब कुछ सुचारू तरीके से, कहीं कोई ऐसी खामी नहीं, गलती नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर ये बात आगे बढ़ती गई। बढ़ते हुए खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए स्थानीय एक नेता है डॉक्टर रजनीश सिंह, उन्होंने तो प्रधानमंत्री तक को खत लिख दिया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। और उसके बाद 13 तारीख को, यानी जब ये घटना की शुरुआत हुई, 1 हफ्ता लगा, उसके बाद एसआईटी गठित हुई और लखनऊ के जो कमिश्नर हैं विश्वास पंत, उनके नेतृत्व में नील रतन है, विशेष सचिव हैं वित्त के, किरण एस हैं, आईपीएस हैं, वो इसमें शामिल हुए और ये लोग फिर इन्होंने अपनी जांच शुरू की एसआईटी ने। और उसके बाद से 13 तारीख को गठित होने के बाद से 23 जून को 10 दिनों तक जांच की गई और 23 जून को ये एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट संजय प्रसाद को सौंपी है। और संजय प्रसाद जो उत्तर प्रदेश में सरकार में एसीएस हैं, होम डिपार्टमेंट, मीडिया का भी, सारा सूचना के भी वही हैं एसीएस, मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव एसीएस हैं। तो ऐसे में, और चूंकि संजय प्रसाद ट्रस्ट के भी पदेन जो है एक्स ऑफिशियो उसके मेंबर हैं ट्रस्ट में, जो राज्य सरकार की तरफ से एक आईएएस अधिकारी को रखा जाता है, उसमें संजय प्रसाद है। तो उस वक्त ही ये बात कही, ये भी आपने चर्चा सुनी होगी कि
जो ट्रस्ट की ही जांच हुई और ट्रस्ट के ही एक पदाधिकारी को सौंपी गई। हालांकि ट्रस्ट के जो 10 जो मुख्य पदाधिकारी हैं, जो स्थायी उनके अलावा हैं, ये एक्स ऑफिशियो होते हैं। जैसे लखनऊ के जो फैजाबाद के अयोध्या के जो डीएम हैं, वो उसके हैं शशांक त्रिपाठी। इसके अलावा प्रशांत लोखंडे, केंद्र सरकार द्वारा भी एक नुमाइंदा रखा जाता है। तो ये वो लोग हैं जो एक्स ऑफिशियो अपने पद की वजह से यहाँ पर उसके मेंबर हैं ट्रस्ट के। लेकिन ये ट्रस्ट में 23 तारीख को जब ये चित्र भी आए थे, उसके बाकायदा वीडियो जारी हुआ था। और अमूमन क्या होता है कि जब एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपती है, तो उसमें काफी कुछ खुफिया होता है। उसको बिल्कुल ये गुपचुप तरीके से बस ये जानकारी आ जाती है कि ये रिपोर्ट सौंपी गई। लेकिन उस दिन आपने देखा भी होगा कि बाकायदा वीडियो जारी हुए थे, और एसीएस के कमरे से अगर वीडियो जारी हो रहे हैं और न्यूज एजेंसीज के जरिए जारी हो रहे हो, तो जाहिर सी बात है सरकार की मंशा भी थी कि इस पूरे मामले को एकदम सामने ये दिखाई भी देनी चाहिए कि एसआईटी ने जांच की है, बाकायदा रिपोर्ट सौंप दी है। और ये भी फिर एक बात, बयान भी सरकार की तरफ से आया था कि ये जो रिपोर्ट है, ये अभी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, अभी और भी जांच होनी है, लेकिन शुरुआती जांच रिपोर्ट है। और उस वक्त ही ये फिलर्स आने लगे थे कि अब जल्द ही इस पर शुरुआत में ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और उसका ही नतीजा था कि 2 दिनों बाद ही 25 की रात को मुकदमा दर्ज हो जाता है 8 नामजद के साथ। जो उसमें से चूंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा इनके बड़े करीबी लोग थे, और इन सारे लोग, चाहे वो मिश्रा जो फैमिली के लोग होंगे, टिन्नू यादव हैं, मनीष यादव हैं, इसके अलावा जो तमाम अविनाश शुक्ला और ये बहुत सारे लोग जो हैं उसमें शामिल थे, इन सब के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज होकर अब वो विधिक कार्रवाई शुरू हो गई, इन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस शुरू कर रही है। तो एक बात एकदम साफ है कि इस पूरे मामले में जो पहले आरोप लगे थे, उन आरोपों को शुरुआती दौर में एक तरीके से ढकने की कोशिश की गई, उसे छुपाने की कोशिश की गई थी ट्रस्ट के कुछ लोगों की तरफ से। और लेकिन वो बात जब आगे तूल पकड़ता गया मुद्दा, और उसके बाद से एसआईटी बनी, तो ये बात तो एकदम साफ है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चाहते थे कि अब इस मामले में कोताही ना बरती जाए, क्योंकि ये मामला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ये दिक्कत तलब हो सकता था अगर इस मामले में, क्योंकि कई वीडियोस भी ऐसे सामने आए जिसमें सीधे तौर से दिख रहा था कि कुछ नोटों की गड्डियां या कुछ सामान उठाकर रखा जा रहा है, कुछ जो वहां पर गिनने के लिए आते थी जो टीम। और एक और बात खास है कि ये ट्रस्ट में भले ही 15 लोग रहे हों, लेकिन यही जो चंपत राय की बात हो या यहाँ पर अनिल मिश्रा और एक गोपाल राव जो मंदिर उसके निर्माण के प्रभारी बताए जाते हैं, तो ये जो ट्रस्ट के डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय, ज्यादातर लोग वहां पर कुछ भी होता, कहा जाता है कि वहां पर जो भी होता है इन्हीं 3 लोगों के जरिए होता है। यही 3 लोग जो जिसको चाहते हैं वही अंदर रह सकता है, उसी को वहां पर मौका मिलेगा। तो ये जितने लोग भी काउंट करने के लिए रखे गए थे, ये सब नौकरियां कर रहे थे, इन्हें हायर किया गया था और ये वहां पर नौकरी करने के लिए थे। बैंक के भी ऑफिशियल थे, एसबीआई के, लेकिन इनके साथ ही ये लोग थे, ये निजी लोग थे। और इनमें से जो टिन्नू यादव था वो तो चंपत राय का ड्राइवर ही था, उनका बड़ा विश्वास था। तो ऐसे में जब आपके इर्द गिर्द के लोग सीधे तौर से इन पर आरोप लगे और आरोप लगने के कुछ समय बाद जांच होने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, तो फिर स्थितियां बदल जाती हैं। और अब हालांकि भारत में काफी कुछ बदलाव हो गया। वो वक्त चला गया जाता था कि जब रेल मंत्री कुछ दुर्घटना हो जाती थी, उनका सीधा कोई लेना देना नहीं होता था प्रत्यक्ष तौर से, लेकिन वो एक नैतिकता की बात होती थी। लेकिन वो लाल बहादुर शास्त्री और तमाम पीछे के जो बड़े नेता थे, उनका दौर ही खत्म हो गया। अब तो बड़े नेताओं पर आरोप लगते हैं, और बड़ी नेताओं में तो हमने देखा ये वहां तो एक बेशर्मी का एक बड़ा एक चलन क्या है, वो तो अब एक बड़ी आदत का हिस्सा हो गया है। वो एक अब तो मूल प्रवृत्ति हो चुकी है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी तक तो हमने देखा था कि राजनीति में जहां पर आरोप लगते हैं उसके बाद वो इस्तीफा दिया था उन्होंने, इस्तीफा दे देते हैं। और ये कहा था कि जब वो फिर से जी हवाला उसकी डायरी, जब जैन बंधुओं की डायरी सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि जब मैं इस पर क्लीन चिट मिलेगी तब तक उससे पहले मैं बिल्कुल इस तरीके से सार्वजनिक जीवन से मैं। लेकिन ज्ञानेंद्र चूंकि एसआईटी की रिपोर्ट के फौरन बाद एफआईआर हो गई, लेकिन एफआईआर के बाद अखिलेश यादव ने यह लिखा कि एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे। मतलब उन्होंने जनता के हवाले से लिखा कि जनता कह रही है कि एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और यह निश्चित कर लिया गया होगा कि बड़ी मछलियों को बचाना है, किसे फंसाना है, उसके बाद एफआईआर हुई होगी। तो ये एक लगातार जो दबाव बना के रखा, तो क्योंकि जब एसआईटी बनी थी तब भी ये सवाल उठा एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, विपक्ष ने दबाव बना के रखा, फिर एफआईआर हो गई तो वो विपक्ष के दबाव के तौर पे देखा गया। फिर एफआईआर होने के बाद भी विपक्ष ने ये दबाव बना के रखा, अखिलेश यादव ने लिखा कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। अब ये इस्तीफे की खबर आ रही है, तो पॉलिटिकली
आपको लगता है कि इस मसले पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो काम कर रहा है, और जहां तक परसेप्शन की बात हो रही है तो वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी ने ही इस मामले को सबसे पहले उठाया। जैसे मैंने बताया कि पवन पांडे ने ही हम्म। सबसे पहले सूत्रधार थे, अखिलेश यादव के सबसे हम्म। करीबी हैं। और अगर समाजवादी पार्टी ने उठाया, उसके बाद जांच बढ़ रही, तो समाजवादी पार्टी को तो ये कहने का हक है कि हमने इस मामले को उठाया और वो सामने आई। दरअसल ये मामला तो, अगर ये ऐसा हो रहा था, समाज, ये थोड़ी सी एक इसमें एक मैं जो एंगल देख पाता हूँ, एक मुझे लगता है कि इस पर भी विचार होना चाहिए कि क्या हम्म। जो समाजवादी पार्टी के पवन पांडे देख पाए थे, ऐसा थोड़ी ना था कि बाकी तक वो जानकारियां नहीं पहुंची होंगी। हाँ, सही वो बात है। सत्ता पक्ष के भी लोग होंगे, वहां के स्थानीय एलआईयू से जुड़े लोग होंगे, वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन के जो मशीनरी है, उन तक भी जानकारी पहुंची होगी। लेकिन चूंकि राम जन्मभूमि मामले का, ये ट्रस्ट का मामला था, और चूंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो माना जाता है कि ट्रस्ट में उन्हीं के ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो ऐसे में शायद चुप्पी साधी गई। वो पहले भी इस मामले की जानकारी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर तो ये चर्चा होने लगी थी, और इसलिए चर्चा होने लगी थी कि देखिए, समाज में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जहां पर जैसे ही जो लोग काम कर रहे थे, तो टिन्नू यादव वो, या ये अनुकल्प मिश्रा हैं, मनीष शुक्ला हैं और मनीष यादव हैं, तमाम जो लोग हैं, 8 लोग हैं, इन सारे लोगों के, ये लोग जब किसी समाज का ही हिस्सा है, और जब इन्होंने धीरे धीरे एकाएक इनके पास पैसे की बहुतायत होने लगी और पैसा इनके पास बढ़ने लगा, इन्होंने जमीनें खरीदनी शुरू की, इन्होंने तमाम जो पैसे का प्रदर्शन है वो भी शुरू कर दिया, तो उसके जो बाद कि समाज के पास वो जानकारी आने लगती है, पड़ोसियों के पास, पड़ोसियों से ज्यादा तो रिश्तेदारों को ही पता चलने लगता है। और जी, भारत जी, का जी। तो एक परंपरा भी है कि रिश्तेदारों से तो बहुत कुछ छनकर बाहर आ जाता है, और वैसा ही हम्म। इस मामले में भी हुआ। तो ये चर्चा अयोध्या में, ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में ये चर्चा होने लगी थी कि जो ट्रस्ट के जो लोग गिनने के लिए रखे गए हैं, या ट्रस्ट, वो एकाएक बहुत धनी होने लगे हैं, उनके ऊपर राम की कुछ ज्यादा ही कृपा होने लगी है। लेकिन हम्म। ये धीरे धीरे, ये जो सुगबुगाहट थी, जो स्थानीय स्तर पर बातचीत थी, वो समाजवादी पार्टी फोरम पर ले आई, पब्लिक फोरम पर ले आई, और उसके बाद से उस पर चर्चा होनी शुरू हुई, और फिर नौबत अब गिरफ्तारी तक पहुंच गई है, मुकदमा लिखा जा चुका है। तो जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी ने इस मामले में बढ़त इस मामले में ली, और ये पूरा मामले की शुरुआत ही कहा जाएगा तो उसकी शुरुआत ही समाजवादी पार्टी ने की है। लेकिन बस इसमें दूसरा एक पेच और भी है, वो पेच है कि राम जन्मभूमि का मामला, ये कोई सरकारी संस्था से कुछ जुड़ा होता या कुछ होता तो सीधे तौर से हम्म। सरकार पर हमला करने का मौका भी मिलता। ये एक ट्रस्ट हम्म। है, और स्वायत्त एक संस्था, एक ट्रस्ट बनाया है, और उसमें वो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और आस्था से हम्म। जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक और दूसरा मौका है कि वो, ये मौका है उसको, योगी आदित्यनाथ ने उसको वो उस तरीके से अपने वार भी चल दिए, जो उनके ऊपर समाजवादी हम्म। पार्टी की हम्म। तरफ से हमले किए जा रहे थे। उन्होंने इस मामले में अपना एक एंगल और दूसरा निकाला। उन्होंने उसको कहा कि ये समाजवादी पार्टी वही है जिसके मुखिया अखिलेश यादव से कहा जाता रहा, लेकिन वो राम जन्मभूमि के मंदिर बनने के बाद, मंदिर का उद्घाटन के बाद से आज तक वो जहां वहां पर पहुंचे नहीं, लेकिन वो छिद्रान्वेषण उन्होंने कर दिया, उन्होंने उसमें खामी जरूर खोज ली, भक्ति नहीं। तो देखिए, हमारे समाज में जो कानून की एक धारा अलग चलती है, कानून के मुजरिम जो अलग हैं, और आस्था से जुड़ा हुआ पहलू होता है, उसका मामला दूसरा पड़ जाता है। और हम्म। राजनीति, आप देख रहे हैं कि पीछे 90 के दशक से ये राम जन्मभूमि का जो मामला था, इस मामले ने तो राजनीति ही बदल के रख दिया, और वो पूरी राजनीति में आप कितने सारे चेहरे पूरे पब्लिक ऊपर सामने आ गए, लोगों के पास वो अर्श पर आ गए, कई सारे फर्श पर चले गए, मिट गए। तो बहुत सारा कुछ हुआ घटनाक्रम पिछले 3 दशकों से ज्यादा वक्त में, और राम जन्मभूमि अब मंदिर बनने के बाद से ये ट्रस्ट में जो मामला आया है, ये ट्रस्ट का ही मामला नहीं, ट्रस्ट का जो जनता का ट्रस्ट है, आस्थावानों का ट्रस्ट है, उस आस्था हम्म। को बहुत गंभीर चोट पहुंची है, क्षति हुई है। और अब ये जो इस्तीफे शुरू हुए हैं, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बात पहले कही थी कि ये इस्तीफे की अगर बात थी, तो सरकार अपना काम कर रही थी, मान लीजिए उन्होंने एसआईटी बनाया, मुकदमे की बात हुई, और जो विधिक कार्रवाई है वो एक सिस्टम चलता। ट्रस्ट में लोगों को, जो लोगों को सीधे तौर से जिनका इन्वॉल्वमेंट था, या जिनके नजदीकी लोग इसमें जिन पर उंगलियां उठ रही थी, अगर ये पहले ही इस्तीफा देते तो और शायद कुछ और एक अपनी हम्म। बात को और अच्छे तरीके से रख सकते थे, उसको कम से कम नैतिकता के तकाजे पर अच्छा से कहा जा सकता था। बहरहाल उसके भी कई सारे तरीके हैं कि हम लोगों ने अयोध्या में कुछ लोगों से बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि अगर हम्म। अभी जो चंपत राय या इनके नजदीकी लोग थे, उनका कहना था, अनिल मिश्रा के, कि अगर अभी कुछ इस्तीफा दे देंगे
तो फिर ये मामला सामने जाएगा कि इनकी भी सीधे तौर से इनकी मिलीभगत है या इनका नहीं, कुछ लेकिन है। देखिए ये दोनों चीजें हैं कि अगर मैंने हाँ कर किसी भी मामले पर मेरी चुप्पी को कोई ऐसे एनालाइज कर सकता है कि देखिए ये इसीलिए चुप है क्योंकि ये दोषी है, कोई ये कह सकता है कि ये इसलिए चुप है क्योंकि ये इसे तवज्जो नहीं देना चाहते। ये तो बिल्कुल अपना अपना नजरिया है। मैं लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई जब राम मंदिर बन रहा था, 30 साल की राजनीति इस पर हो रही थी, तो उस वक्त चुनावी राजनीति और चुनाव में वोट का फायदा तो बीजेपी ही ले रही थी ना। भले ही मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट है, वहां पर चढ़ावा जो है उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों की नजर में तो उसके कस्टोडियन, पॉलिटिकल कस्टोडियन तो बीजेपी है। ऐसे में अगर वहां आस्था को चोट लगती है तो क्या बीजेपी की इस इमेज को चोट लगती है? क्या बीजेपी की इस इमेज तक वो चोट पहुंचती है कि उन्होंने आस्था के इस मंदिर के कस्टोडियन की जो भूमिका थी वो नहीं निभाई? और मेरा कुल मिला के मेरा बुनियादी सवाल है, 2027 के चुनाव में इसमें कोई बीजेपी को नुकसान होता दिखता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो आस्थावान है उनको तो ठेस पहुंची ही है। आप देखिए कई हम्म। सारे लोग हैं जिन्होंने कहना शुरू किया, किसी ने कहा कि काक-भुशुंडी की उन्होंने मूर्ति दी थी, किसी ने कहा कि हमने सोने की ईंटें दी थी, कुछ ने कुछ और बताया। और ये बात सही है हम्म। कि जिसके पास जो था, जिसके पास ₹10 था उसने ₹10 भी दिया और जिसके पास हम्म। 10 करोड़ थे उन्होंने 10 करोड़ भी दिए। तो वो हम्म। करोड़ों का वो चढ़ावा आया, वो बिल्कुल इसमें से तो स्पष्ट तौर से है। और जिन लोगों ने ये काम किया है, वो तो वो जो हमारी जो धार्मिक की एक भावना है, जो भारत की एक मूल संस्कृत की बात है और शास्त्र भी है, शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि जो हम्म। मंदिर से जुड़ा, जो आस्था से जुड़ा है, उसका अपराध जो है, वो सबसे बड़ा अपराध ही नहीं है। वो चोरी वहाँ की, हम्म। वो पाप की श्रेणी में है, अक्षम्य है। हम्म। और वो शास्त्र में भी अगर बात करेंगे, जो लोग भी इसके जानकार हैं, धार्मिक मामलों के भी लोग हैं, तो आस्थावानों को तो लगता है कि ये चोरी सिर्फ नहीं है, ये चोरी से हम्म। कहीं अधिक है। चोरी की तो एक कोई चीज किसी ने पकड़ कुछ चुरा लिया, कुछ धोखा दे दिया और वो उसके बाद वो मामला खत्म हो जाता है। यहाँ पर वो आस्था करोड़ों लोगों की आस्था है और उन सारे लोगों की आस्था है जिनका राजनीति से शायद उतना लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और बाकी नेताओं की बात छोड़ दी जाए तो आस्थावानों का राजनीति से लेना देना नहीं था, उनका सीधे तौर से राम से लेना देना था, राम के मंदिर बनना था, ये वो देखना चाहते थे और वैसा ही उनका सपना साकार हुआ। लेकिन उसके बाद से जो घटनाएं हुई वो निश्चित तौर से लोगों को आहत करने वाली रही, उनकी भावनाओं को ठेस क्या पहुंचाना, उनकी भावनाओं को चकनाचूर कर दिया गया और इस मामले के हम्म। ये आस्थावानों के ये करोड़ों लोगों के दोषी हैं। तो ऐसे में इसकी राजनीतिक भी इसका असर तो बिल्कुल होगा, लेकिन अब राजनीतिक असर ये जनता को क्या समाजवादी पार्टी इस तरीके से समझा पाएगी क्योंकि तमाम जो लोग हैं आस्थावान हैं वो कस्टोडियन के तौर पर जो आप बात कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही देखते हैं। उनका ये तो मानना ही है कि राम मंदिर का जो सपना है उनका, जो उनके मन में जो कई लगातार दशकों से चल रहा था वो साकार भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हुआ। तो वो ये तो हम्म। मानते ही हैं कि कस्टोडियन भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी, अब वो तो राजनीतिक उनके तौर पर है, उनके पास है कि वो देखना होगा कि वो इतने पैतरे, इतने दांव, इतने समीकरण तैयार हम्म। कर सकेंगे कि जनता में ये वो नैरेटिव बना सकें, मैसेज बना सकें कि वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो ये तो फिर एक बड़ा एक राजनीतिक उनके लिए एक विषय वस्तु है कि उस पर समाजवादी पार्टी को विचार करना होगा कि वो अगर कुछ ऐसा नैरेटिव बना पाते हैं। लेकिन आस्थावानों को इससे में राजनीति कम दिखाई देगी। आस्थावानों को तो हम्म। सीधे तौर से नाराजगी है, आक्रोश है। पहले तो वो आहत हुए जैसे ही घटना हम्म। सामने आई, उसके बाद वो इंतजार कर रहे थे और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बयान दिया था सभा में। उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं जहां पर आपने इतने वर्ष तक इंतजार किया था, अभी हम्म। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए और हम इसमें हाँ, सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जाहिर किसी सी को नहीं बात है, बख्शा जाएगा। लोग बख्शा नहीं जाएगा, तो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये भी बात उन्होंने जोड़ी। तो आस्था जो हम्म। है, आहत होने के बाद वो आस्था आक्रोश में तब्दील हुई और वो आक्रोश अब लोग यही चाहते हैं, उनकी पहली मंशा यही है कि जो लोग भी इसके गुनहगार हैं, वो चाहे ये जो लोग 8 लोग हैं जो नामजद हुए हों या ट्रस्ट से जुड़े हुए कोई चेहरे हों, जो लोग इसके पीछे, जो भी पर्दे के पीछे रहे हों, जिनकी भी वो प्रत्यक्ष तौर से जिम्मेदारी रही हो, निगरानी में चूक रही हो, ऐसे सारे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जनता ये होते देखना चाहती है। दरअसल जनता के लिए इस पूरे मामले में अभी भी राजनीतिक कोण है, राजनीति अभी उनके हम्म। लिए बहुत मायने नहीं रखती है। उनको केवल यही हम्म। उम्मीद है कि इस मामले में अगर सख्त कार्रवाई होती दिखेगी तो शायद जनता का जो आक्रोश है, जो वो आहत हुए हैं, ठेस पहुंचा है उनकी भावना को, हम्म। उसमें उनको कहीं ना कहीं मरहम लगेगा।
तो अब ये देखना होगा कि आने वाले 2027 तक क्या वो मोमेंटम बना रहेगा, क्या ये मुद्दा इतना ही हाँ। रहेगा, या जनता शांत हो जाएगी, जनता को लगेगा कि ठीक है, देखिए पाप किया, गलती की, और उन गलती करने वाले सारे लोगों को चिन्हित किया गया, उन्हें बाकायदा चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उनके जेल के सलाखों के पीछे डाला गया, और शायद सरकार इनको स्पीडी ट्रायल भी कर सकती है, तो उसमें इनको सजा भी जल्दी ही हो सकती है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जनता क्या वाकई में इसमें राजनीति का भी इसमें पहलू जोड़ पाती है। लेकिन हाल फिलहाल मैं देखता हूं कि राजनीति का पहलू इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, आस्था है, लोगों की भावनाएं हैं, और जो निश्चित तौर से कुचली गई हैं, आहत हुई हैं, तो लोग उसी का प्रतिकार अब देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राजनीति अभी हाल फिलहाल तो राजनेता कर रहे हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ बयान देते हो या अखिलेश यादव ट्वीट करके कुछ कहते हो, तो वो राजनीति के पलटवार अलग चल रहे हैं। लेकिन उसी के पैरेलल जनता की जो बात है, जनता तो सीधे यही चाहती है कि जो भी गुनहगार हो आस्था के उस पर हमला करने के, उन्हें बख्शा ना जाए, वो किसी भी सूरत में माफी के योग्य नहीं है। और ये शायद ये मंशा सबको समझ में आ ही गई होगी कि जनता की मंशा क्या है, वो राजनेता भांप चुके होंगे, और सत्ताधारी दल तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर से इसे भांप रहा होगा, और वो उसी दिशा में आगे काम कर रहे हैं। अब देखना होता है कि आगे और कार्रवाई ये आगे बढ़ती है, कहां तक जाती है, और इसके बिल्कुल। दायरे में और कौन कौन लोग आते हैं। बिल्कुल। मैं ये बता दूं कि अभी ये बयान मैं देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम इस मामले को संसद में लेकर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि मामले को जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा, और मानसून सत्र संसद का जो सेशन होगा उसमें तो हमें इसकी गूंज सुनाई देगी ही। एक और मेरा आपसे पॉलिटिकल सवाल है इसके साथ साथ कि बीजेपी की जो नैरेटिव सेटिंग मैकेनिज्म है वो बेहद मजबूत माना जाता है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि नैरेटिव सेटिंग में बीजेपी बहुत मजबूत है, लेकिन पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि एक तो ये चंदा चोरी का मामला है राम मंदिर के, इस बीच में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं उन पर एक आरोप लगा, वहां पर अखिलेश यादव ने एक स्टैंड लिया, उस पर पिछले 24-48 घंटे से बातचीत हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस नैरेटिव सेटिंग मैनेजमेंट में, नैरेटिव सेटिंग मैकेनिज्म में या हेडलाइन मैनेजमेंट में भी अखिलेश यादव क्या बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं? क्योंकि देखिए हाल में समाजवादी पार्टी के टूट की खबरें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी टीएमसी शिवसेना के बाद, वो सारी खबरें गायब हैं। अखिलेश यादव ने अगर उसको हम देखें कि टैक्टिकली इन सारी नैरेटिव को मोड़ कर ला दिया है कि बीजेपी कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि हेडलाइन मैनेजमेंट के मोर्चे पर अखिलेश यादव बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं, सुर्खियों में तो है ही। आप देखिए इस वक्त सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, और उस वक्त सारे वो घटनाक्रम, सारा केंद्र अयोध्या बना हुआ है, या फिर मोहन यादव मध्य प्रदेश बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में तो बड़ा दिलचस्प है कि अखिलेश यादव एक तरफ यहाँ पर हमला करते हैं, वहां पर तो एकदम बिल्कुल साथ में उनके खड़े वो दिखाई देते हैं, उनके समर्थन में वहां पर आ जाते हैं। तो ये नैरेटिव तो बल्कि समाजवादी पार्टी को साफ करना पड़ेगा कि वो मोहन यादव के ही खाली साथ है, या मध्य प्रदेश में और भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ और कारनामों के साथ होंगे, उनके और जो काम है उनमें भी साथ दे रहे हैं कि नहीं। तो ये तो उनको साफ स्थित करने पड़ेगा। लेकिन ये जो ये अयोध्या का मामला है, जो मैंने पहले भी बात कही थी कि ये राजनीतिक वाले में जो आप बात कह रहे हैं ना, कि हमारे देश की जो परंपरा है, आप एक एग्जाम्पल मैं आपको एक दूंगा कि पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है दक्षिण भारत में, पूरा एकदम माना जाता है कि अकूत दौलत है वहां, सोने चांदी का उनका भंडार है, पूरा खजाना है। और जो राज परिवार है वहां पर एक मान्यता है कि उस वो मैंने ये थोड़ी सी कथन इसलिए जरूरी है कि ये लोगों की जो भावना है वो समझ में आएगी कि वहां पर राज परिवार, वहां पर बाकायदा उसमें से जब दर्शन के लिए भी सुबह का सबसे दर्शन वो करते हैं उनके लोग, लेकिन वहां पर जाते हैं और राज परिवार उसमें से कोई भी एक हिस्सा जो चढ़ावा का आता है कोई भी इस्तेमाल निजी तौर पर नहीं करते हैं। यहां तक कि जब वो दर्शन करके निकलते हैं, नंगे पांव होते हैं, और उसके बाद वो अपने पैरों की धूल को भी वहीं पर साफ करते हैं, उसको साफ करके ही वहां से फिर वो निकलते हैं। यानी वो ये मैसेज एक वहां पर रहता है कि जो मंदिर की धूल है वो भी बाहर नहीं जा सकती, वो भी किसी निजी किसी काम के लिए वो बाहर नहीं निकल सकती है। तो जब हमारे देश की ऐसी परंपरा रही हो जहां पर मंदिर की धूल तक आप नहीं हो, या उसको कोई जो कस्टोडियन हो, जो ट्रस्ट जिसके जिसके जिम्मे हो उसकी सुपुर्दगी, जिसकी निगहबानी की, वो ये नहीं कर सकता हो, वो राज परिवार, तो ऐसे में यहां जनता फिलहाल इन लोगों को, आस्थावान लोग इनको तो माफ नहीं करने वाले हैं। जिन लोगों के चेहरे भी आए हैं, वीडियो में भी आए हैं, जो चाहे टिन्नू यादव हो, मनीष यादव हो,
अंकल मिश्रा हो, लवकुश हो मिश्रा हो, एक अविनाश शुक्ला हो, तमाम जो 8 लोग हैं, ये सारे लोग, ये जनता तो अदालत इनको क्या सजा देती है, अदालत इनके लिए इन्हें इनके खिलाफ सबूत पाती है कि नहीं करती, ये तो सब वक्त की बात होगी। लेकिन ये समाज, ये आस्थावान लोग, ये इनको फिलहाल माफ करने वाले नहीं हैं। लोगों का ये जो आक्रोश है, दरअसल ये आक्रोश भारत की परंपराओं से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। अब ये देखना होगा, ये राजनीतिक बाजीगरी हो सकती है कि क्या राजनेता इस मामले को, विपक्ष इस तरीके से उठा सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर एक पेच होगा कि जो धर्म का मामला है ना, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी क्या ही सबसे वो पिच है ऐसी कि अगर वो मतलब अगर वो इनके टर्फ पर भी खेल रहे होंगे तो भी वो उनका एज थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर उनके पास एक सवाल तो रहेगा ही कि वो भारतीय जनता पार्टी जो हमला, वो फिर से वो पुराने अपने वो जो तीर हैं वो निकाल लेंगे अपने तरकश से। अभी जो हमला हो रहा है वो तरकश से तीर निकाल लेंगे कि ये वही लोग हैं जो अब इतना ज्यादा चिंता कर रहे हैं, उनके बीच में राजनीति वो कर रहे हैं। लेकिन वो एक समय पर राम को काल्पनिक चरित्र बता दिया गया था, राम मंदिर बनने में कितनी बाधाएं डाली गई थी, कार सेवकों पर किसने गोली चलाई थी, कार सेवकों पर कैसे क्या हुआ था। तो ये पूरा जो मामला है, इसमें से ज्यादातर एक बड़ा जो तरकश में अगर तीर सबसे ज्यादा किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। धर्म की जब बात आएगी, आस्था की बात आएगी, तो वहां पर वो हमलावर फिर अपने नए तरीके से हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पर ही ये इसमें देखा जाएगा कि कितना क्या इतने अभ्यस्त हैं, इतने राजनीति के इतने अगर मंझे हुए खिलाड़ी विपक्ष के लोग हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी। कांग्रेस तो शायद इतना मुझे अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ज्यादा इसमें मुखर है। तो क्या समाजवादी पार्टी इसको इस तरीके से हमला कर पाएगी, ये एक देखने वाली बात होगी कि वाकई में हमला कर पाती है और इस मामले को इतना बड़ा मुद्दा बना पाती है कि 2027 के चुनाव में कोई उसका असर हो। वाकई ये असल में राजनीतिक रूप से यही बड़ा सवाल है कि 2027 के चुनाव में क्या ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा वोट की राजनीति में भी कोई टर्निंग पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल ये चेतावनी दी है केंद्रीय स्तर पर कि संसद के सत्र में इस मामले को उठाएंगे, इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए ये एक मुद्दा होगा आने वाले मॉनसून सत्र में। लेकिन जैसा ज्ञानेंद्र ने कहा और हम ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में 2027 के विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को विपक्ष अपने हक में जिंदा रख पाता है या फिर डैमेज कंट्रोल की शक्ल में बीजेपी ही इसका कोई एडवांटेज, इसका कोई लाभ ले लेती है। ये थोड़े से आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए ज्ञानेंद्र शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।